बच्चों कैसे हैं। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स लॉ डिटरमाइन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses। न्यूटन्स लॉ डिटरमाइन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses और these masses must be as particles या जस्ट स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, तो यहां बच्चों हम लेंगे इफ देयर आर टू पार्टिकल m1 m2 आर कीप्ड एट डिस्टेंस r। बहुत सिंपली बच्चों पढ़ाएंगे और आप सभी के समझ में आएगा, क्योंकि ये क्लास 11th नीट IIT तीनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो वी जस्ट टेक इन Newton's law of gravitational force. So suppose that m1 m2 two particle या 2 point mass are placed at distance r। r distance पर रखे हैं। तो बच्चों m1 m2 अट्रैक्ट करते हैं टू ईच अदर। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर होता है और दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होता है ये न्यूटन्स लॉ से निकालेंगे। तो बच्चों जो दोनों के बीच में फोर्स होता है Fg, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होता है r², यानी प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी m1 m2 r डिस्टेंस पर रखे गए हैं बच्चों, तो दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ मास। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ मास, नॉट सम ऑफ मास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्ट ऑफ मास पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस बिटवीन देम उस पर डिपेंड करता है। बच्चों एक यहां कांस्टेंट आएगा, देयर कम ए कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और जी कैपिटल जी इज कॉल्ड, कैपिटल जी को बच्चों कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी ये ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस, प्लैनेट टू प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट है। इसलिए बच्चों कैपिटल जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? तो बच्चों यहाँ इसकी वैल्यू डिटरमाइन की गई है कि वेयर कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 और यूनिट क्या होगी बच्चों? यूनिट निकाल सकते हो, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। कई बार एग्जाम में यूनिट आता है बच्चों कि व्हाट इज यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों किससे लिखी जाती है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स यूनिट, SI सिस्टम में। नाउ इट इज क्लियर। अब एक होता है डायमेंशनल फार्मूला, एक होता है बच्चों डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल जी किसके इक्वल होगा? देखो बच्चों डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? क्योंकि आप कैपिटल जी को कैसे लिख सकते हो? कैपिटल जी Fg इंटू r² और m1 m2। जिस फिजिकल क्वांटिटी का बच्चों डायमेंशनल फार्मूला निकालना होता है तो उसको हम उन फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं जिसका डायमेंशनल फार्मूला हमको पता रहता है। तो कैपिटल जी कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ फोर्स इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मास। तो इसका बच्चों डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? Fg का डायमेंशनल फार्मूला और r² का डायमेंशनल फार्मूला और अपॉन m1 m2 का डायमेंशनल फार्मूला। यू कैन राइट इट
फोर्स किसी भी फॉर्म में हो बच्चों, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपका MLT-2 होता है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बच्चों होता है MLT-2। R स्क्वायर, R इज डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, तो ये L स्क्वायर होगा। और मास इंटू मास, मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मास इंटू मास का क्या हो जाएगा बच्चों, मास इंटू मास का क्या हो जाएगा M स्क्वायर। तो कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला विल बी इक्वल टू M-1 L क्यूब और T-2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है बच्चों, या आपके 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको इसको याद रखना। क्लियर है? तो इस तरह ये न्यूटन्स लॉ यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस या 2 पार्टिकल इज गिवन बाय दिस फार्मूला। दिस इज स्केलर फॉर्म, क्योंकि स्केलर फॉर्म में ये इंपॉर्टेंट है कि 2 पार्टिकल के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है बच्चों। हम आपको बता दें, प्रोडक्ट ऑफ मास और दोनों मास के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये क्लियर हो गया? तो इसको आप समझ सकते हैं। एक चीज और है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों आते हैं नीट IIT में कि whenever symmetrically mass distributed to a spherical body are kept at some distance, you can apply Newton's law of gravitation force, यानी between two spherical body, यदि there are two spherical body of uniform mass density, तो जस्ट हम एक स्पेरिकल बॉडी का मास हम ये मान सकते हैं बच्चों कि होल मास उसके सेंटर ऑफ मास यानी उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, और हम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स r है, वहाँ स्पेरिकल बॉडी का जो स्मॉल r है डिस्टेंस है, दोनों स्पेयर के सेंटर के बीच का जो सेपरेशन होता है वही r होता है। तो इट इज आल्सो एप्लीकेबल बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्पेयर से, इसका M1 मास है, इसका M2 मास है, और ये सेंटर है, जैसे ये सेंटर C1 सेंटर C2 दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, और ये बच्चों रेडियस है, दैट इज रेडियस। ठीक है? तो हमारा कहने का मतलब है बच्चों ये है कि न्यूटन्स लॉ आप एक्सटेंडेड मास बॉडी, केवल कौन सी बॉडी में, 2 स्फेरिकल बॉडी जिनकी मास डेंसिटी कांस्टेंट है उनमें भी एप्लीकेबल है। क्योंकि कई बच्चों को रटाई चीजें मालूम होती है कि न्यूटन्स लॉ हम केवल 2 पार्टिकल में लगा सकते हैं, तो न्यूटन्स लॉ आप 2 स्फेरिकल मास बॉडी में भी एप्लीकेबल है। अब वहाँ क्या है कि जो डिस्टेंस लेते हैं वो दोनों स्फेयर के सेंटर के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r होती है, और बाकी माना गया है कि दोनों का मास कहाँ पर है, सेंटर पर रखा गया है। क्लियर है? तो ये आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका हम एक क्वेश्चन कराएंगे, और जो क्वेश्चन कंपटीशन में आपके 11th में दोनों एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है? अब देखो ये हो गया। अब इसमें जैसे हम एक वेक्टर फॉर्म लेंगे, वी जस्ट टेक वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 masses, बिकॉज दिस इज स्केलर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में यू नो यू कैन डिटरमाइन ग्रेविटेशनल फोर्स
ड्यू टू वन मास ऑन अदर मास। तो बच्चों ये है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। देखिए बच्चों, वेक्टर मास में वेक्टर फॉर्म क्या है, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स जब वेक्टर है तो वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके हो, ये एफ जी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस। यदि इस मैग्नीट्यूड में बच्चों डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो देखो बच्चों, जैसे सपोज दैट हम एक माने देयर आर ओ, ये पी, वी जस्ट टेकन 2 पॉइंट्स, बिकॉज 2 पॉइंट मास प्लेस करना है तो वी नीड 2 पॉइंट्स। 1 पॉइंट इज टेकन एज ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स एक ऐसा पॉइंट जिसका खुद का पोजीशन 0 है। हमने जैसे M1 यहां रख दिया, सेकंड पॉइंट M2 है, और ये हम मान के चले हैं कि डिस्टेंस R है। बच्चों जब 2 पॉइंट लेते हैं तो हम एक डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से रिटर्न करते हैं, और हम जानते हैं कि डायरेक्शन इज रिटन, डायरेक्शन इज एक्सप्रेस एज यूनिट वेक्टर। तो जैसे हम ओ शेप पी की एक डायरेक्शन आर कैप लेते हैं, तो बच्चों ओ से पी डायरेक्शन आर कैप है, तो पी से ओ की डायरेक्शन माइनस आर कैप होगी। यदि कोई फोर्स ओ से पी की ओर है तो उसकी डायरेक्शन आर कैप, कोई फोर्स पी से ओ की ओर है उसकी डायरेक्शन माइनस आर कैप होगी। तो यहां जैसे हम कहें कि जैसे ओपी, जैसे हम एक ओ से शुरू होने वाला पी में खत्म होने वाला एक वेक्टर लिखते हैं, आपको मालूम है इसको क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओ। ये क्या है, आर है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट, क्योंकि इस तरह ये बच्चों ये हम लिख सकते हैं। और यहां से ये क्लियर है कि ये जो आर कैप है बच्चों वो इक्वल होता है इसके इक्वल होगा। यू जस्ट राइट आर कैप इज डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर, यानी आर वेक्टर की डायरेक्शन आर कैप है, और ओ पॉइंट पी पॉइंट के बीच की जो बच्चों डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। अब जैसे हम आर कैप कहेंगे डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू पी, बट माइनस आर कैप विल बी डायरेक्शन फ्रॉम पी टू ओ। बात समझ में आ गई। अब देखो जैसे हम लेते हैं देयर आर 2 मासेस, तो बच्चों क्या होता है कि वन पार्टिकल वन मास अट्रैक्ट करता है अनदर मास, यानी M1 M2 को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड इट, और M2 विल आल्सो अट्रैक्ट M1 टुवर्ड M2, यानी M1 का फोर्स M2 पर M1 की तरफ होगा, और M2 का फोर्स M1 पर M2, क्योंकि M2 सोर्स है, M2 क्या है बच्चों, सोर्स है। जो मास का फोर्स हम निकाल रहे हैं वो सोर्स है, और जिस मास पर फोर्स हम लगा रहे हैं यानी जिसका फोर्स है वो सोर्स ऑफ मास, और जिस पर फोर्स है वो टेस्ट मास। जैसे थोड़ी देर के लिए हमें M1 का फोर्स M2 पर निकालना है, तो बच्चों ये है, ये इसको क्या लिखेंगे, ये तो, और इसका फोर्स ये देखिए बच्चों, इतने आपको समझ लेना है और आई थिंक समझ में आ जाएगा। ये F21 का मतलब है फोर्स किसका है, M1 का है। M1 द्वारा M2 पर लगाया गया फोर्स हम F21 से लिखते हैं, और M2 द्वारा M1 पर लगाया गया फोर्स यानी M2 जो है M1 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, यानी O से P की ओर है। M1 भी बच्चों M2 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं।
बच्चों समझ में आ गया? तो जैसे हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे बच्चों, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, जैसे हमने लिखा ये F12, फिर हम रिमाइंड कर दें ये विच फोर्स M2 का फोर्स है बच्चों M1 पर। तो ये देख रहे हैं ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ओ शेप पी, और ओ शेप पी बच्चों डायरेक्शन हम आर कैप ले रहे हैं। तो अब बाकी मैग्नीट्यूड तो यही होगा। हमने क्या कहा? M1 M2 के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G M1 M2 R स्क्वायर होता है। तो यू कैन राइट अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन आर कैप इट इज आल्सो इक्वल G M1 M2 और R क्यूब R वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको नोट रखना है और समझ लेना है बच्चों कि जो M1 पर लगाया गया फोर्स M2 द्वारा इज गिवन बाय। जब ध्यान रहे अक्सर बच्चे ये फार्मूला याद रहता है। अब आर कैप की जगह बच्चों हम आर कैप कैन बी रिप्लेस बाय आर वेक्टर अपॉन आर। तो आर कैप की जगह हम आर वेक्टर अपॉन आर रख देंगे, तो आर कैप कन्वर्टेड टू आर वेक्टर और आर स्क्वायर इंटू आर विल बी आर की पावर 3। तो ये भी फोर्स है। सिमिलरली बच्चों ये लिख सकते हैं 2 1। इस फोर्स को क्या कहेंगे बच्चों? इस फोर्स को कहेंगे M1 द्वारा M2 पर लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ रहे हैं? यानी M2 भी M1 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है बच्चों। तो ये दैट इज गिवन बाय G। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है और इसकी डायरेक्शन, बट डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन प्लस आर कैप है बच्चों। तो F21 की डायरेक्शन अपोजिट टू आर कैप, और आर कैप की अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? माइनस आर कैप होगी। तो ये हम इसको ऐसे लिखेंगे। यू कैन आल्सो राइट इट बिकॉज आर कैप कैन बी रिप्लेस बाय आर वेक्टर अपॉन आर which will be equal to that is M1 M2 R cube और R vector. This is also important formula. ये आप नोट कर सकते हैं बच्चों। जिन बच्चों को ये नोट बनाना है तो नोट भी बना सकते हैं। अब देखो, it is clear from two formula of gravitational force. One force is by M1 on M2, another force by M2 on M1. It is clear here that F12 equal minus ये, ठीक है? इससे क्लियर है? देखिए इससे ये क्लियर है F12 प्लस F21 0 है। ठीक है? इसका मतलब है कि फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल आर एग्जिस्ट इन एक्शन और रिएक्शन पेयर। यानी जब दो बॉडी के बीच में बच्चों फोर्स क्या हो? इक्वल हो, अपोजिट हो, पेयर में हो, तो ये फोर्स क्या होते हैं? एक एक्शन होता है तो दूसरा रिएक्शन होता है। यानी ग्रेविटेशनल लॉ बाय न्यूटन्स लॉ आल्सो सेटिस्फाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिकॉज ये क्या है? बाय दिस एक्सप्रेशन क्या है कि दिस आल्सो वेरीफाई न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? हमने पढ़ाया है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है बच्चों? कि फोर्स बिटवीन टू बॉडी ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। कभी भी दो बॉडी के बीच में फोर्स बच्चों एक फोर्स नहीं हो सकता।
फोर्स हमेशा पेयर में होता है, यानी एक बॉडी जितना फोर्स दूसरी बॉडी पर लगाती है बच्चों, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना फोर्स लगाती है। और दोनों फोर्स में एक होता है एक्शन और दूसरा होता है रिएक्शन, समझ रहे हैं। और एक्शन रिएक्शन ये जोड़े की प्रॉपर्टी क्या होती है, बोथ फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और बोथ फोर्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर, तो दोनों फोर्स देख रहे हैं बच्चों, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है। एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है एक्शन और रिएक्शन की, कि एक्शन और रिएक्शन बोथ फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, यानी अलग अलग बॉडी पर एक्शन रिएक्शन वर्क करते हैं। देखो बच्चों, ये फोर्स M1 पर लगने वाला है और ये फोर्स M2 पर लगने वाला है, यानी टू पार्टिकल सिस्टम है, तो किसी एक पार्टिकल पर बच्चों एक ही फोर्स लग रहा है। जैसे M1 पर F12 फोर्स लग रहा है और M2 पर F21 फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी M1 M2 के बीच में जो पेयर है फोर्स का, ये एक्शन रिएक्शन बनाते हैं, यानी दिस वेरीफाई न्यूटन थर्ड लॉ। बात समझ में आ गई बच्चों। दो, जैसा कि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो यदि दो बॉडी के बीच में फोर्स है, ये दो फोर्स है पेयर में, उनका वेक्टर सम 0 है बच्चों, तो दो वेक्टर का सम 0 कब होता है, व्हेन two vector are equal in magnitude, opposite in direction, then vector sum of given force will be 0। ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर हम बता दें टू वेक्टर का सम 0 कब होता है, जब both vector are equal in magnitude, opposite in direction, तभी दोनों वेक्टर्स का सम 0 होता है। और इसका मतलब है कि दोनों के बीच का जो फोर्स है वो एक ही लाइन पर है। जब एक ही लाइन पर होगा तभी तो एंटी पैरेलल होगा, समझ रहे हैं बच्चों। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन गिवन पार्टिकल्स, और ऐसा फोर्स बच्चों होता है सेंट्रल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह बच्चों आज हमने वेक्टर फॉर्म और उसका मैग्नीट्यूड पढ़ा दिया, और अगले वीडियो में हम लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह से आपको ये देना है, ठीक है।